शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 1062 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर अंशुल चार मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है हेल्दी एजिंग प्रिवेंटिंग जेरियाटिक डिसऑर्डर थ्रू लाइफ स्टाइल मेडिसिन। मैम से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आईएफपीएच टीम का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी। इसके साथ ही आईएफपीएच टीम के साहनी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से मैं अपना इस टॉपिक के ऊपर अपने विचार साझा कर पा रही हूँ। और इसके साथ ही मैं आज के इस सत्र से जुड़ी हुई महिला शक्ति, महिला डॉक्टर्स का वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ और साथ ही वेबिनार सत्र से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हेल्दी एजिंग और प्रिवेंटिंग जीरियाटिक डिसऑर्डर थ्रू लाइफस्टाइल प्रिस्क्रिप्शंस। तो ये टॉपिक लेने के पीछे मेरा एक रीजन है। कहीं ना कहीं हम सब लोग डॉक्टर्स अपनी लाइफ में देखते हैं कि पेशेंट्स, हमारे ओपीडीज में जो पेशेंट्स आते हैं या फिर हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को एक एज के साथ साथ में, जैसे जैसे उनकी एजिंग हो रही है, एज के साथ साथ में उनके बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती जा रही हैं जिनका की कोई ट्रीटमेंट, मतलब जैसा देखा जाए तो उनको एक ऐसी बीमारियां हो रही हैं, लाइफ ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिनका की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट्स तो उनको बोला जाता है कि आपको ये मेडिसिन हमेशा खानी ही पड़ेगी, और मेडिसिन लेते रहते हैं और उनकी एजिंग के साथ साथ में वो कंडीशन और डिटोरिएट होती रहती है। तो एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया में और ग्लोबली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफी बढ़ गई है। पहले 62-65 ईयर्स था, अब 75-80 तक पहुंच गया है। लेकिन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज नहीं हुई है। तो इसी वजह से मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। हेल्दी एजिंग प्रिवेंटिंग जीरियाट्रिक डिसऑर्डर थ्रू लाइफस्टाइल मेडिकेशंस। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना रहेगा कि हेल्दी एजिंग होता क्या है। देन सबसे पहले हमें ये समझना रहेगा कि हेल्दी एजिंग का मीनिंग क्या है। तो हेल्दी एजिंग मीन्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मीन्स तीनों लेवल पे, हम सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली और सोशली, तीनों लेवल पे हम एज के साथ साथ में, जैसे जैसे हमारी एज ग्रो हो रही है, इन तीनों लेवल पे इंसान हेल्दी रहे। और इसके साथ में लाइफस्टाइल मेडिकेशंस का क्या रोल है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन का फोकस है डेली हैबिट्स पे। हमारी जो डे टू डे लाइफ में हम जो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो डेली हैबिट्स हैं, वो हमारी एजिंग पे बहुत इम्पेक्ट डालते हैं। और स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो हमारी कहीं ना कहीं इसी हमारी डेली हैबिट से ही लिंक होती हैं। तो ग्लोबली अगर देखा जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाए, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज बीन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हमारा जो लाइफ साइकिल है, वो हमारा इंक्रीज हुआ है ग्लोबली। WHO के अकॉर्डिंग ग्लोबल पॉपुलेशन ओवर द 60 ईयर्स एंड अबव इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाई 2050। 2050 तक जो 60+ एज ग्रुप के जो पर्सन हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो 2050 तक डबल हो जानी है। और इंडिया में भी देखा जाए तो इंडिया में भी ये 60+ की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वी आर विटनेसिंग ए पैरेलल राइज। अब हमारी 60+ की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ में पैरेलल राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसके साथ में फ्रेलिटी, सार्कोपीनिया, कॉग्निटिव डिक्लाइन है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। ये सारी चीजें ओल्डर अडल्ट्स में इसके साथ साथ में बढ़ रही हैं। तो हमारा जो आज का वेबिनार है, इसमें हम हमारा मेनली फोकस ये रहेगा कि कैन वी एक्सटेंड हेल्थ स्पान, नॉट जस्ट जस्ट लाइफ स्पान। यानी कि
हम सिर्फ लाइफ स्पान यानी कि हम अपनी एज को बढ़ा रहे हैं, जो लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो एज को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में हेल्थ को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो हमें हेल्थ स्पान को भी एक्सटेंड करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो लाइफ स्पान वर्सेस हेल्थ स्पान। तो नॉन ऑप्टिमाइज हेल्थ स्पान, अगर आपने ड्यूरिंग यंग लाइफ, ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ में हेल्दी हैबिट्स को फॉलो नहीं किया, तो जो ये एज रिलेटेड डिजीज का जो ड्यूरेशन है लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा रहता है। और इसी के अपोजिट में, अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, ऑप्टिमाइज योर हेल्थ स्पान, मतलब ड्यूरिंग आपने अपना पूरा एडल्टहुड में बहुत अच्छे से लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज है, डाइट है, इन सब पे फोकस रखा है, तो आपकी जो एज रिलेटेड डिजीजेज हैं वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम हो जाती हैं। तो जीरियाट्रिक जो है, अ, इसमें नेक्स्ट आता है, बहुत सारे सालों तक हम जीरियाट्रिक केयर, जो है जीरियाट्रिक वर्ड का मीनिंग ये होता है ओल्ड एज की जो डिजीजेस हैं, तो बहुत सालों तक हम लोग जो मेडिकल फेटर्निटी भी जीरियाट्रिक केयर को किस किस रूप में मानती थी कि लाइफ स्पान बढ़ा दिया, यानी कि एडिंग ईयर्स टू लाइफ। पहले लाइफ स्पान 45-50 तक था, वो बढ़ के 70 हुआ, अब 80+ हो गए हैं। तो इनिशियली जीरियाट्रिक केयर में लाइफ स्पान में ईयर्स ऐड करना ही था। लेकिन आज हमारा जो शिफ्ट है, टुडे वी शिफ्ट अवर फोकस फ्रॉम हेल्थ स्पान, हमारा फोकस लाइफ स्पान से हटके हेल्थ स्पान पे चला गया है, कि जो ईयर्स हमने एड ऑन किए हैं, उन ईयर्स में हम एक क्वालिटी ऑफ लाइफ पर्सन्स को, 60+ एज ग्रुप जो है, उनको हम एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाए। अब इसी में एक टर्म था इनिशियल स्लाइड्स में कि फ्रेलिटी। फ्रेलिटी बहुत कॉमन है सीनियर सिटीजन्स में। फ्रेलिटी क्या है? एक जीरियाट्रिक सिंड्रोम होता है, characterized by reduced physiological reserve and increased मतलब एज के साथ साथ में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 60+ के लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डेबिलिटी हो जाती है और धीरे धीरे उनका डेथ का एक वो कोज बनता है। इसमें फ्रेलिटी के 5 पिलर्स हैं। फर्स्ट है अनइंटेंशनल वेट लॉस। 60+ एज ग्रुप में मोस्टली देखा गया है कि उनका वेट लॉस होता रहता है, वो ट्राई भी नहीं करते हैं, ऐसा कुछ डाइट भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी कई बार उन लोगों में होता है कि बिना कुछ ट्राई करे बॉडी वेट जो है, वो अगर आपका बॉडी वेट 5% बॉडी वेट 1 साल में कम हो रहा है, तो वो फ्रेलिटी के अंडर में आएगा। इसके 5 पिलर्स हैं फ्रेलिटी के। सेकंड है सेल्फ रिपोर्टेड एग्जॉशन, कि पेशेंट खुद बोलेगा कि उसको इतनी ज़्यादा थकान है, इवन सिंपल डेली रूटीन के जो टास्क है उनको परफॉर्म करने में भी बहुत ज़्यादा उसको थकान रहती है। और वीकनेस यूजुअली मेजर्ड बाय द वीक हैंड ग्रिप, कुछ भी उसको हाथ में पकड़ता है पेशेंट तो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। फोर्थ फ्रेलिटी का क्राइटेरिया है स्लो वॉकिंग स्पीड। पेशेंट का सिग्निफिकेंटली वॉकिंग इतना स्लो रहेगा, फॉर एग्जांपल एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, तो एक रूम से दूसरे रूम में जाने में जितना टाइम लगना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है अगर, तो वो भी फ्रेलिटी के अंडर में आएगा। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेलिटी का लो फिजिकल एक्टिविटी। मीन्स अगर 60+ का कोई पर्सन अपने आप को रेयरली कोई फिजिकल एक्सरसाइज या फिर मूवमेंट में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो भी वो फ्रेलिटी में कंसिडर होगा। तो फ्रेलिटी में बेसिक 5 पॉइंट्स हो गए। अनइंटेंशनल वेट लॉस है, सेल्फ रिपोर्टेड एग्जॉशन, वीकनेस, स्लो वॉकिंग स्पीड एंड लो फिजिकल एक्टिविटी। फिर एक टर्म आती है सार्कोपेनिक ओबेसिटी, ये भी बहुत कॉमन है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में। वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है, इंडिया में ये बहुत ज्यादा है। सार्कोपेनिक ओबेसिटी क्या होता है? द हिडन इंडियन एपिडेमिक। यहाँ पे अपन इसमें एक चीज कंसिडर कर सकते हैं कि बीएमआई हमारा मोस्टली पेशेंट्स को ओबेसिटी है या हेल्दी है, वेट उसका सही कैटेगरी में आ रहा है, हेल्दी है, ओवर वेट है या ओबीज है, तो उसके लिए हम बीएमआई स्केल को यूज करते हैं। लेकिन सार्कोपेनिक ओबेसिटी के केस में बीएमआई भी आपका सही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, सार्कोपेनिक ओबेसिटी को हम टोफाई प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, TOFI। TOFI का फुल फॉर्म है थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। यानी कि कई बार होता है, मैं सीनियर सिटीजन्स हैं, 60+ के लोग हैं, वो हमें लीन थीन दिखते हैं कि भाई उनका वेट एकदम अप टू द मार्क है, तो हमें लगेगा कि हाँ बीएमआई सही है तो ठीक है। लेकिन थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, यानी कि उनमें जो फैट है वो विसरल फैट है। जैसे कि फैट दो टाइप का, सबक्यूटेनियस और विसरल। सबक्यूटेनियस जो है वो हमारी स्किन की जस्ट नीचे की लेयर में होता है, वो इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन विसरल फैट जो है वो मेनली जैसे एब्डोमिनल एरिया में रहता है, जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, स्टमक है,
इंटेस्टाइन्स है, इवन हार्ट है, लीवर है, इन सब के चारों तरफ वो विसरल फैट जो डिपॉजिट हो जाता है, उस विसरल फैट के डिपॉजिट की वजह से हमारा उस ऑर्गन का फंक्शनिंग बहुत ज्यादा हैम्पर होता है। तो टोफाई प्रोफाइल के जो पर्सन्स होंगे उनमें विसरल फैट बहुत ज्यादा होगा। मोस्टली हम इंडिया इंडिया में मोस्टली देखा ही जाता है कि इंसान पूरा पतला दुबला है लेकिन उसका थोड़ा पेट निकला रहता है। तो वो कहीं ना कहीं इस टोफाई प्रोफाइल को इंडिकेट करता है कि उनका बीएमआई अगर हम देखेंगे तो बीएमआई उनका ओके आता है, बीएमआई उनका अप टू द मार्क है, लेकिन वो थिन आउटसाइड है लेकिन उनके फैट इनसाइड है, और इनसाइड फैट कौन सा है? वो विसरल फैट है। तो इस इमेज में भी ये सार्कोपेनिक ओबेसिटी, सार्कोपीनिया प्लस ओबेसिटी। तो सार्कोपीनिया क्या है? डिक्लाइन इन द मसल मास, मसल मास में डिक्लाइन हो रहा है, मसल की स्ट्रेंथ में डिक्लाइन हो रहा है, और मसल जो परफॉर्मेंस करनी थी उस परफॉर्मेंस में डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन उसके साथ में ओबेसिटी बढ़ रही है। और ओबेसिटी में भी कौन सा फैट बढ़ रहा है? मेनली विसरल फैट, जो कि आपके एब्डोमिनल एरिया में डिपॉजिट हो रहा है, और एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं उनके चारों तरफ डिपॉजिट होके उस ऑर्गन की पर्टिकुलर फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हो गया आपका सार्कोपेनिक ओबेसिटी। इसीलिए सीनियर सिटीजन के केस में सिर्फ वेइंग स्केल पे अगर वेट आपका अप टू द मार्क आ रहा है तो सिर्फ उसी को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि पेशेंट कहीं सार्कोपेनिक ओबेसिटी से तो ग्रसित नहीं है। तो अगर किसी पर्सन का वेट स्टेबल आ रहा है तो भी वो एक डेंजरस साइन हो सकता है। इफ द पेशेंट इज लूजिंग 2 kg ऑफ मसल, मसल जो है मसल लॉस हो रहा है उसका 2 kg, लेकिन उसके साथ में 2 kg फैट का गेन हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल सिचुएशन है। इस कंडीशन में पेशेंट को हार्ट अटैक या डिमेंशिया का जो रिस्क है वो ट्रिपल रिस्क हो जाता है। तो इंडिया में पहले हम मानते थे कि ओबेसिटी एक एपिडेमिक है, लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज में ये प्रूवन हुआ है कि ओबेसिटी के साथ में मसल बैंक्रप्सी भी एक एपिडेमिक है। कि ओबेसिटी तो है ही, लेकिन ओबेसिटी के साथ में मसल लॉस जो बहुत ज्यादा हो रहा है, सार्कोपीनिया हो रहा है, वो भी एक आपके लिए एपिडेमिक जैसा सिचुएशन है इंडिया में स्पेशली। तो अब बात आती है हेल्दी एजिंग होता क्या है। तो हेल्दी एजिंग मीन्स मेंटेनिंग फंक्शनल एबिलिटी, पर्सन के जो भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर इंटेक्ट रहे, कोई भी परफॉर्मेंस कुछ भी एक्टिविटी करनी है वो इंडिपेंडेंटली एक्टिविटी कर पाए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उसकी एज के साथ साथ में प्रॉपर मेंटेन्ड रहे। तो एज जो है वो इनएविटेबल है, एज को हम रोक नहीं सकते, एज में कुछ डिक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन डिसेबिलिटी है वो इनएविटेबल नहीं है, डिसेबिलिटी को हम रोक सकते हैं। तो हमारा गोल जो है, अवर गोल इज नॉट जस्ट टू इंक्रीज लाइफ स्पैन, हमें सिर्फ लाइफ में ईयर्स ऐड नहीं करने हैं, बट मेंटेनिंग हेल्थ, कॉग्निशन एंड सोशल एंगेजमेंट, उन लाइफ के ईयर्स में हमें हेल्थ ऐड करनी है साथ में। अब आता है लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है उसका क्या डेफिनेशन है। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या है? थेरापेटिक यूज ऑफ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस जो हैं उनको हम थेरापेटिकली यानी एज ए मेडिसिनल हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं, वो आता है लाइफस्टाइल मेडिसिन में। तो इसका इसमें मेन क्या आता है? प्लांट ईटिंग, जो भी हम प्लांट बेस्ड फूड खाएं, मूवमेंट प्रॉपर हो, नींद अच्छे से आनी चाहिए, हम प्रेजेंट में जिएं, काम रहें, हमारे स्ट्रेस एंजाइटी नहीं रहनी चाहिए, और सोशली हम लोगों से कनेक्टेड रहें। अब ये बात आती है कि ये लाइफस्टाइल मेडिसिन है वो जीरियाट्रिक एज ग्रुप में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो क्योंकि 70 to 80% क्रॉनिक डिजीज है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है। कितना बड़ा नंबर डिजीजेस का आ रहा है? 70 to 80%। क्रॉनिक डिजीज का 70 to 80% है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जिसमें कि मेनली हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ओस्टियोपोरोसिस एंड डिमेंशिया। इन सारी डिजीज के जो रिस्क फैक्टर है वो मॉडिफाइबल हैं, यानी कि अगर हम उन पे वर्क करते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, प्रॉपर फूड हैबिट्स मेंटेन करते हैं, तो ये सारी डिजीज से हम अपने आप को और अपने पेशेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल करेक्शन कंप्रेस मॉर्बिडिटी। अब राइजिंग जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में और ग्लोबली दोनों में ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 60+ एज ग्रुप जो है, ये जो 60+ एज ग्रुप, लाइफ बढ़ रही है, लाइफ स्पान बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ में सीनियर सिटीजन्स में जो बीमारियां हैं वो भी बहुत बढ़ रही है, जैसे अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जो भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे, उन सब का नंबर भी बहुत बढ़ रहा है। कॉमन जीरियाट्रिक डिसऑर्डर में आता है हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ओस्टियो आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, डिमेंशिया और डिप्रेशन।
अभी बार ग्राफ है शोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन अवर 60। डब्ल्यूएचओ का डेटा है कि 2050 तक जो 60 प्लस की पॉपुलेशन है वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी 2050 तक। तो 2050 में हर 6 में से एक इंसान ग्लोबली 65 प्लस एज ग्रुप का होगा। और इंडिया में देखा जाए तो 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो होगी वो 60 प्लस होगी 2050 में। तो इसे एक सिल्वर सुनामी नाम दिया है कि भाई सिल्वर सुनामी है, यानी कि 60 प्लस के लोग इतने ज्यादा होंगे। और उनमें अगर हमने हेल्थ स्पान ऐड नहीं किया तो हेल्थ से रिलेटेड जो डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, वो भी उतनी स्पीड से बढ़ती जाएंगी। 60 प्लस पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये एक स्टडी है LASI लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी जो हुई है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो 60 प्लस की पॉपुलेशन है वो 3% ग्रोथ हो रही है एनुअली, और ट्रिपल हो जाती है ये एवरी ईयर में। अर्ली ऑनसेट फिनोमिना क्या है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनमें जो जीरेटिक डिसऑर्डर हैं वो लेट एज में होते हैं, लेट 50s में होते हैं। लेकिन इंडिया में जो वही जीरियाट्रिक डिसऑर्डर हैं उनकी स्टार्टिंग, ये बहुत ही क्रिटिकल डेटा है इंडिया के लिए, कि इंडिया में जो जीरियाट्रिक डिसऑर्डर हैं उनकी स्टार्टिंग इवन 45 एज ग्रुप से ही स्टार्ट हो जाती है। प्रिविलेंस का अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन जो है वो 60%, ऑलमोस्ट 60% एल्डरली एल्डरली पर्सन में प्रिविलेंट है। डायबिटीज ऑलमोस्ट 20% में। डिमेंशिया 3 to 5% में। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो 25% वुमेन्स में और 15% मेंस में। अब आता है ग्लोबल बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं वो नियरली 74% ऑफ ऑल डेथ का रीजन है। और मेजर जो एनसीडी हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई, डायबिटीज मेलाइटस, कैंसर और क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिजीज। और ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्यों होती हैं? अनहेल्दी डाइट की वजह से, फिजिकली इनएक्टिविटी की वजह से, टोबैको कंजप्शन हो रहा है, और हार्मफुल अल्कोहल कंजप्शन, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप की वजह से। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो हेल्थ का फ्रेमवर्क है उसमें मेनली 3 चीजें आती हैं: फंक्शनल एबिलिटी, इंट्रिंसिक कैपेसिटी और इन्वायरमेंट। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ये 3 चीजें हेल्थ को इम्पेक्ट कर रही हैं। ये तीनों क्या है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? वेयर पीपुल लिव एंड कंडक्ट देयर लिव्स। कौन से इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं और हमारी लाइफ जी रहे हैं। तो ये जो है, जैसे कि इंसान कहाँ रह रहा है, उसकी कम्युनिटी कैसी है, उसकी सोसाइटी कैसी है, तो ये सारी चीजें इन्वायरमेंट में आती हैं। फंक्शनल एबिलिटी, कि उन सारी सिचुएशंस में वो कैसे अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। और इंट्रिंसिक कैपेसिटी में क्या है? फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी, जो भी ये पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उसका इंट्रिंसिक कैपेसिटी क्या होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज क्या होती है? फिजियोलॉजिकल एज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, यानी कि बायोलॉजिकल एज है, एक तो होता है क्रोनोलॉजिकल एज, आगे की स्लाइड्स में है ये। बायोलॉजिकल एज refers to physiological age of person which may differ from chronological age। क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो हमारे डेटा, यानी कि हमारे आधार कार्ड में जो हमारा बर्थ ईयर लिखा है उससे हम आज की डेट में कितने ईयर्स के हो गए, वो होती है क्रोनोलॉजिकल एज। और बायोलॉजिकल एज होती है जो हमारे ऑर्गन्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है प्लस हमारी लाइफस्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कैसी है, वो दिखाती है हमारी बायोलॉजिकल एज को। तो बायोलॉजिकल एज कंसिडर्स जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स सच एज डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप हैबिट्स। तो टू पीपल, अब अगर दो इंसान सेम क्रोनोलॉजिकल एज के हैं, यानी कि दो इंसान सेम क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि उनकी एज एक्चुअली रिकॉर्ड्स में क्या है, वो उनकी बायोलॉजिकल एज डिफर कर सकती है। किस पे डिपेंड करेगी बायोलॉजिकल एज? उनका हेल्दी रहने के लिए वो क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और उनके जेनेटिक फैक्टर्स क्या है उन पे डिपेंड करती है। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? ईयर ऑफ बर्थ एज पर योर आईडी कार्ड, आपके आधार कार्ड में आपका एज क्या इंडिकेट कर रहा है वो होती है क्रोनोलॉजिकल एज। और बायोलॉजिकल एज है एज ऑफ योर बॉडी सब्जेक्ट टू अल्टर। बायोलॉजिकल एज है उसको हम अल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर लाइफस्टाइल बिहेवियर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज। डेफिनेशन: क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? एक्चुअल टाइम ए पर्सन हैज लिव्ड सिंस बर्थ। जन्म से लेके उसने कितने साल तक की लाइफ जी है, कितने महीने, कितने ईयर्स और कितने डेज, वो होती है उस इंसान की क्रोनोलॉजिकल एज।
और बायोलॉजिकल एज है फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ पर्सन्स बॉडी। उस इंसान की बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, उसके ऑर्गन्स की कंडीशन क्या है उस एज ग्रुप के लोगों के कंपेयर में। सेकेंड है मेजरमेंट। क्रोनोलॉजिकल एज को मेजर कैसे करेंगे, सिंपली काउंटेड फ्रॉम द बर्थ डेट। बर्थ डेट से हमने काउंट किया तो वो आपका क्रोनोलॉजिकल एज काउंट हो जाता है। बायोलॉजिकल एज की काउंटिंग कैसे होगी, मेजर्ड यूजिंग बायो मार्कर सच एज ब्लड टेस्ट, डीएनए मिथाइलेशन, एपिजेनेटिक क्लॉक, ये सब आगे आएंगे। ऑर्गन फंक्शनिंग और फिजिकल फिटनेस और कॉग्निटिव फंक्शन, इन सब के थ्रू हम बायोलॉजिकल एज को मेजर करते हैं। थर्ड पॉइंट है फोकस। फोकस इसमें क्रोनोलॉजिकल एज में क्या रहेगा कि टाइम कितना आपने जिया है वो है, और बायोलॉजिकल एज में आपका हेल्थ, फंक्शनल कैपेसिटी और एजिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है। फिर आता है वेरिएबिलिटी अमंग पीपल। पीपल बोर्न ऑन द सेम डे हैव द सेम क्रोनोलॉजिकल एज। दो इंसान का अगर डेट ऑफ बर्थ सेम है तो उनका क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो सेम रहेगा। लेकिन बायोलॉजिकल एज के केस में क्या है, सेम क्रोनोलॉजिकल केस एज के जो दो पर्सन है उनकी बायोलॉजिकल एज डिफरेंट हो सकती है। डिपेंड किस पे करेगी, उनकी लाइफस्टाइल पे, उनके जेनेटिक मेकअप पे और इन्वायरमेंट, और उनमें कितनी डिजीजेज है उस कंडीशन पे डिपेंड करता है बायोलॉजिकल एज। रिलेवेंस है, क्रोनोलॉजिकल एज का क्या यूज है, लीगल एज होती है ये। इसका यूज होता है एलिजिबिलिटी फॉर सर्विसेज, रिटायरमेंट और स्कूल में एडमिशन्स वगैरह के लिए यूज होती है। बायोलॉजिकल एज का क्या यूज है, हेल्थ रिस्क असेसमेंट, कि आपको ये कोई भी फॉर एग्जांपल किसी को जेनेटिक हाइपरटेंशन है या जेनेटिक उसको डायबिटीज है, तो उस इंसान में वो जेनेटिक जो डिजीजेस उसकी फैमिली हिस्ट्री में रही हैं, वो डिजीजेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वो असेसमेंट जो है वो बायोलॉजिकल एज से असेसमेंट होगा उसका। तो बायोलॉजिकल एज से अपन हेल्थ रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, डिजीज का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उस इंसान में वो डिजीज भले वो उसके जीन्स में है, लेकिन हो सकता है अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है तो जेनेटिक डिजीज होने के बावजूद उसमें वो डिजीज शो नहीं होगी। पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन एंड एंटी एजिंग स्ट्रेटजीज। एग्जाम्पल, ए पर्सन बोर्न ऑन 1 जनवरी 1990, तो 2026 में उसकी एज 36 ईयर्स है। ये हो गई इसकी क्रोनोलॉजिकल एज। अब सेम पर्सन की बायोलॉजिकल एज की अगर बात की जाए, तो अगर उस इंसान ने हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो की है, उसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं है, उसके जो ऑर्गन्स है वो ऑप्टिमल फंक्शनिंग कंडीशन में है, तो उसकी बायोलॉजिकल एज 30 हो सकती है। क्रोनोलॉजिकल एज 36 है, लेकिन हो सकता है उसके बायोलॉजिकल एज 30 हो। लेकिन और वही इंसान अगर पुअर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है तो हो सकता है उस 36 ईयर के एज के इंसान की बायोलॉजिकल एज जो है वो 45 ईयर्स हो। तो बायोलॉजिकल एज जो है वो टोटली हमारे हाथ में होती है। क्रोनोलॉजिकल एज वर्सेस बायोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज में जो मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर है बायोलॉजिकल एज का, वो है लाइफस्टाइल चॉइसेस। आप कैसे लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, स्ट्रेस लेवल कैसा है, आप किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जेनेटिक और एपिजेनेटिक्स कैसे हैं, इन्फ्लामेशन की बॉडी में इन्फ्लामेशन है, और सेलुलर एजिंग मार्कर्स की क्या कंडीशन है, ये सारी चीजें बायोलॉजिकल एज को डिटरमाइन करती हैं। इंटरप्रिटेशन, अगर किसी इंसान की बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम है तो उसका नॉर्मल एजिंग चल रहा है। दोनों सेम है, दोनों अगर 30-30 है दैट मीन्स उसका एजिंग नॉर्मल जा रहा है। अगर बायोलॉजिकल एज जो है वो आपका कम है इन कंपेयर टू क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज के कंपेयर में अगर बायोलॉजिकल एज किसी का कम है दैट मीन्स उस इंसान की एजिंग जो है वो स्लो हो रही है और उसका गुड हेल्थ है। और तीसरी कंडीशन है, अगर बायोलॉजिकल एज कम है और क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा, बायोलॉजिकल एज ज्यादा है और क्रोनोलॉजिकल एज कम है, तो उस कंडीशन में उसकी एजिंग फास्टर हो रही है, यानी कि उसकी एक्चुअल एज 40 है और उसकी बायोलॉजिकल एज दिखा रहा है 55 दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में इसका मीनिंग क्या हो, उसकी एजिंग जो है वो बहुत फास्ट हो रही है और हाई रिस्क ऑफ एज रिलेटेड डिजीज के रिस्क है वो बहुत हाई है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई, डायबिटीज है, कॉग्निटिव डिक्लाइन है, उनके रिस्क उस इंसान में बहुत ज्यादा होते हैं। अब आता है एजिंग, बायोलॉजी ऑफ एजिंग। एजिंग कैसे होती है, तो एजिंग के हॉलमार्क्स क्या है बेसिकली, तो एजिंग के हॉलमार्क्स में फर्स्ट आता है जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। जीनोमिक इंस्टेबिलिटी क्या है, प्रोग्रेसिव डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, दैट डराइव्स एजिंग एंड एज रिलेटेड डिसीज, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है टीलोमेयर एट्रिशन। टीलोमेयर क्या होता है, ये टीलोमेयर हमारे
इसमें क्रोमोसोम में ये टीलोमेर इसके कैप होते हैं। तो टीलोमेर एट्रिशन, ग्रेजुअल शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेर। टीलोमेर क्या है? प्रोटेक्टिव कैप एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। ये जो कैप है, प्रोटेक्टिव कैप, इसको टीलोमेर बोलते हैं। तो हर एक सेल डिवीजन में ये टीलोमेर की जो लेंथ है वो कम होती जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, कॉन्ट्रीब्यूट टू बायोलॉजिकल एजिंग। और जैसे जैसे टीलोमेर की लेंथ कम होती जाएगी वैसे वैसे आपकी बायोलॉजिकल एजिंग होती जाती है। बायोलॉजिकल एजिंग होगी, उसके साथ में इंक्रीज द रिस्क ऑफ एज रिलेटेड डिजीज बाय रिड्यूसिंग सेलुलर रिपेयर कैपेसिटी एंड प्रोमोटिंग इन्फ्लामेशन। तो जैसे जैसे सेल डिवीजन होता जाएगा तो ये टीलोमेर की लेंथ है वो कम होती जाएगी, और उस वजह से जेनेटिक जो डिजीज एक्सप्रेशन जो है वो आपका बढ़ता जाता है। थर्ड पॉइंट आता है एजिंग के हॉलमार्क में, एपिजेनेटिक अल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? कुछ एक हमारे मतलब ये पावर होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन में कि कौन से जीन्स को ऑन करना है, कौन से जीन्स को ऑफ करना है। तो उसकी वजह से भी एजिंग इम्पेक्ट होती है। फोर्थ पॉइंट आता है लॉस ऑफ प्रोटियोसिस, प्रोटियोस्टेसिस। प्रोटियोस्टेसिस क्या है? फेलियर टू बॉडीज प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। प्रोटीन, किस क्वालिटी का प्रोटीन हमारी बॉडी में बनेगा मसल्स से, तो वो है, वो प्रॉपर क्वालिटी का प्रोटीन नहीं बन रहा, तो डैमेज प्रोटीन बन रहा, उसकी वजह से भी एजिंग होती है। और फिफ्थ पॉइंट आता है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होगा तो बॉडी में एनर्जी की कमी होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, और उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स डिपॉजिट होंगे और एजिंग फास्ट होती है। अब इसी एजिंग के बायोलॉजी में ही एक एक टर्म और आती है, इम्यूनोसेंसेस एंड इन्फ्लामेजिंग। इम्यूनोसेंसेस क्या मीनिंग क्या होता है? एज रिलेटेड डिक्लाइन इन इम्यून फंक्शन और इम्यून एक्जर्शन। यानी कि जैसा कि हम बोलते हैं कि एज के साथ साथ में इम्यूनिटी वीक होती जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है और लेस इफेक्टिव हो जाता है कोई भी इंफेक्शन से और डिजीज से फाइट करने में। दूसरा टर्म आता है इन्फ्लामेजिंग। इन्फ्लामेजिंग क्या है? इन्फ्लामेशन प्लस ईजिंग। इन्फ्लामेजिंग मीन्स इन्फ्लामेशन प्लस ईजिंग। तो इन्फ्लामेजिंग क्या है? ए स्टेट और ऑफ क्रोनिक और सीवियर लो ग्रेड इन्फ्लामेशन दैट डेवलप्स एज एन इंडिविजुअल प्रोग्रेसेस इनटू एडवांसेस। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो उस पर्सन में ये नेचुरल प्रोसेस है कि उसमें लो ग्रेड इन्फ्लामेशन जो है वो धीरे धीरे होने लग जाता है। अब यहाँ पे इन्फ्लामेशन का मीनिंग ये नहीं है कि नॉर्मली इन्फ्लामेशन क्या होता है, रेड हॉट स्वेलिंग रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का पैर का अंगूठा कहीं पे हिट हो गया, टो स्टब हो गया, तो उस टाइम पे जो रेडनेस और हॉटनेस, जो स्वेलिंग रहती है, वैसा इन्फ्लामेशन नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे इन्फ्लामेशन 24/7 इन्फ्लामेशन की स्टेट में ही रहता है इंसान। तो ये जीरियाट्रिक एज ग्रुप में बहुत कॉमन होता है और उसकी वजह से फिजिकल और कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। और ये होता क्यों है? इट इज ट्रिगर्ड बाय सेलुलर गार्बेज, डेड सेल पार्ट और डीएनए लीक्स दैट बॉडी कैन नो लॉन्गर क्लीन अप। डेड सेल पार्ट्स हैं, डीएनए लीक्स हैं जिनको की बॉडी क्लीन नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से क्या, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा? बॉडी स्टेज इन ए कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फॉल्स अलार्म। बॉडी कॉन्स्टेंटली फॉल्स अलार्मिंग स्टेट में रहेगी, और उस अलार्मिंग स्टेट की वजह से बॉडी क्या रिलीज करती है? इंफ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज करती है, इंटरल्यूकिन 6 और सीआरपी, जो कि स्लोली बॉडी को इरिटेट करते हैं और हेल्दी ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। और ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की स्टेट अगर कंटिन्यू रहती है तो ये कॉमन सॉइल होता है फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, एल्जाइमर्स एंड सार्कोपीनिया के लिए। इन्फ्लामेशन की पैथोफिजियोलॉजी में है सेलुलर सेंसेसिस, कि जैसे जैसे सेल एज एडवांस एज में जाती है तो कुछ टाइम के बाद में सेल डिवाइड करना बंद कर देती है, लेकिन वो वहीं पे रह जाती है, और वो वहीं पे रह के इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज करती है, और वो फिर आगे चल के विशेष साइकिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होता क्यों इन्फ्लामेजिंग? इसके ट्रिगरिंग फैक्टर है हाई शुगर डाइट अगर कोई लेता रहता है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो भी अपनी लाइफ में लाइक एज एडवांसमेंट के साथ में भी डाइट पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हाई शुगर डाइट ले रहे हैं, फिजिकली इनएक्टिव हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस है, ये सारी रीजन की वजह से सेलुलर इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेजिंग की स्टेट रहती है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से कैंसर, आर्थराइटिस, अल्जाइमर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज, पल्मोनरी डिजीज और डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। अब इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का इम्पेक्ट क्या आएगा हमारे? तो जैसे ब्रेन पे, अगर ब्रेन में अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रहेगा तो डिमेंशिया और अल्जाइमर्स हो सकता है। आर्टरीज में अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रहेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है। मसल्स में होगा तो
सार्कोपीनिया हो सकता है, बोन्स में होगा तो ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और मेटाबॉलिक कंडीशंस में रहेगा तो टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। अब आता है, हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि इन कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज रहा है तो मुझे तो डायबिटीज हो गई। तो ऐसा नहीं है, जीन्स आर नॉट अवर डेस्टिनी, कि जीन्स हमारी डेस्टिनी नहीं है। लाइफस्टाइल कैन रीशेप जीन एक्सप्रेशन। अगर हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर है तो हम अपने जेनेटिक एक्सप्रेशंस को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए एक साइंस है, एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स क्या होता है? पावर ऑफ लाइफस्टाइल। मीन्स हम लाइफस्टाइल इतनी पावरफुल है कि उस पावरफुल लाइफस्टाइल के थ्रू हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं, या डिले तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। तो व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? एपिजेनेटिक्स रेफर्स टू केमिकल स्विचेस। ये केमिकल स्विचेस हैं जो कि आइदर कुछ कुछ जीन्स को टर्न ऑफ कर देते हैं, कुछ को टर्न ऑन कर देते हैं। डिपेंड करता है किनको टर्न ऑन करना है, डिजीज एक्सप्रेशन को टर्न ऑफ करना है, और जो हेल्दी लाइक मसल बिल्डिंग जो जीन्स हैं, मसल बिल्डिंग प्रोटीन्स, उनको ऑन करना है। तो ये एपिजेनेटिक्स में रोल होता है एक्सरसाइज का, स्लीप का, प्रॉपर प्रॉपर डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स का। एपिजेनेटिक्स को हम बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट वर्सेस बिल्डर। ब्लूप्रिंट का मीनिंग क्या हुआ? हमारा जो डीएनए है, डीएनए वर्क करता है लाइक ए ब्लूप्रिंट, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होगा। डीएनए में जो सीक्वेंस है हमारा, वो हमेशा वो का वो रहता है, वो ब्लूप्रिंट है। दे स्टे सेम फॉर द एंटायर लाइफ। तो डीएनए हमारा लाइफ का ब्लूप्रिंट है, जो कि कभी इंटायर लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन एपिजेनेटिक्स क्या है? एपिजेनेटिक्स एक आर्किटेक्ट की तरह काम करता है। वो बिल्डर है हमारी लाइफ का, एक आर्किटेक्ट की तरह जैसे काम करता है। तो एपिजेनेटिक्स में क्या है? आर्किटेक्ट है, हु डिसाइड विच पेजेस एक्चुअली टू यूज। एपिजेनेटिक्स आर्किटेक्ट हो गया। आर्किटेक्ट ही डिसाइड करता है कि उसको क्या यूज करना है और क्या नहीं करना। इफ द आर्किटेक्ट, यहाँ पे एपिजेनेटिक्स में आर्किटेक्ट कौन है? लाइफस्टाइल। तो इफ द आर्किटेक्ट लाइफस्टाइल डिसाइड टू इग्नोर द डायबिटीज ब्लूप्रिंट, अगर लाइफस्टाइल आपकी प्रॉपर है तो एपिजेनेटिक्स डिसाइड करेगी कि जो डायबिटीज का ब्लूप्रिंट है उसको आपको उस पे फोकस नहीं करना है, और फोकस किस पे करना है? मसल रिपेयर ब्लूप्रिंट पे फोकस करना है। तो हाउस रिमेन हेल्दी, तो आप हेल्दी रहेंगे इवन दो द बैड ब्लूप्रिंट इज स्टिल फिजिकली प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी। हो सकता है आपके डायबिटीज का जीन्स हैं, लेकिन फिर भी आपने अगर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो की तो एपिजेनेटिक्स का रोल आता है, और वो आपके डायबिटीज के ब्लूप्रिंट को इग्नोर करती है और मसल रिपेयर ब्लूप्रिंट को ऑन करती है। तो आप में वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता जबकि आप में वो डायबिटीज आपके जेनेटिक हिस्ट्री में था। For decades, we thought our genes were fixed, that we were inherited was our destiny. हम हमेशा से ये सोचते रहे, मोस्टली पहले से ये सोचते थे कि हमारे जीन्स जो हैं वो फिक्स हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। तो हमने जेनेटिकली हमने जो डिजीज हमारे पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में रही हैं, वो डेफिनेटली आएंगी, बट ऐसा नहीं। एपिजेनेटिक्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो एपिजेनेटिक्स कैसे वर्क करती है? इट एक्ट्स लाइक स्विचेस दैट डिटरमाइन विच जीन्स आर टर्न ऑन और टर्न ऑफ। अब ये मॉलिक्यूलर स्विचेस जो हैं ये वर्क कैसे करते हैं? तो इसमें फर्स्ट रोल आता है डीएनए मिथाइलेशन। इसको साइलेंसर का नाम भी दिया गया है। इट इज लाइक प्लेसिंग ए पीस ऑफ टेप। कोई स्पेसिफिक जीन है जिसको हमें इम्पेक्ट नहीं आना चाहिए, कोई डिजीज के जो जीन है उसको हम टर्न ऑफ कर सकते हैं, जस्ट लाइक उसके ऊपर कोई टेप चिपका दी हो। इट डज नॉट चेंज द डीएनए सीक्वेंस। यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं होती, बट इट चेंजेस हाउ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। ये टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर देती है। और इसमें रोल किसका आता है? डीएनए मिथाइलेशन में लाइफस्टाइल मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल आता है, लाइक ईटिंग क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स और एक्सरसाइज, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल आता है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं? ब्रोकली, कैबेज एक्सेट्रा, जो कि हाई फाइबर वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, जिनमें कि विटामिन सी, ई, के, फोलेट होता है, और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, वो आते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में। और एक्सरसाइज से, इन दोनों से डीएनए मिथाइलेशन जो है, साइलेंसर है, वो अपना रोल प्ले करता है कि कौन सी जीन्स को टर्न ऑन करना है और कौन सी जीन्स को टर्न ऑफ करना है। अब एजिंग में इसका क्या रोल है? कि ये डिजीज पैटर्न को डिसाइड करता है। एपिजेनेटिक क्लॉक होती है। एपिजेनेटिक क्लॉक क्या है? कि एपिजेनेटिक क्लॉक भी वही हो गया कि कौन से जेनेटिक पैटर्न है जिनको आपको ऑन करना है और कौन से जेनेटिक पैटर्न है जिनको आपको ऑफ करना है।
तो एपिजेनेटिक क्लॉक जो है वो बर्थ से लेकर डेथ तक में ये एसिलेटेड एजिंग एजिंग आपकी बढ़ जाती है। एज एसिलेशन में क्या क्या रोल रहता है? एज एसिलेशन में बीएमआई, अगर आप में सेंट्रल ओबेसिटी है, कुछ डिजीज ऐसी हैं जो फीमेल सेंट्रिक है या कुछ मेल सेंट्रिक है, स्मोकिंग और अल्कोहल है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, इन्फेक्शन है, उनकी वजह से एज एसिलेशन जो है, मतलब एज रिलेटेड जो डिजीज है वो आपकी बढ़ रही है। एज डिसलेशन है यानी कि आपका बायोलॉजिकल एज कम हो रही है, आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो एज डिसलेशन हो रहा है, आपका बायोलॉजिकल एज जो है वो आपका कम हो रहा है, भले ही आपका क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ रहा हो। सो समरी में अपन ये कह सकते हैं, वी आर नॉट विक्टिम ऑफ आवर जीन्स। जैसा कि लोग बोल देते हैं ना कि मुझे तो डायबिटीज होनी ही थी क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री में थी। तो वी आर नॉट विक्टिम ऑफ आवर जीन्स, वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर जीन एक्सप्रेशन। हम मास्टर हैं कि कौन सी जीन अपना एक्सप्रेशन शो करे, कौन सी जीन को हमें टर्न ऑन करना है, किसको ऑफ करना है। तो एवरी मील, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एवरी मील, जो भी हम हर एक मील में जो भी कुछ खा रहे हैं, एवरी वॉक, जो भी जितना भी हम चल रहे हैं, एंड एवरी आवर ऑफ स्लीप इज ए केमिकल सिग्नल दैट टेल्स आवर जीन्स हाउ टू बिहेव, राइट। तो हमारा हर एक एक्शन जो है वो हमारे डीएनए को सिग्नल दे रहा है कि उसको कैसे बिहेव करना है, किसको टर्न ऑन करना है, किसको टर्न ऑफ करना है, हमारे बायोलॉजिकल एज पे क्या इम्पेक्ट आएगा। तो वो सारा हमारे ईच एंड एवरी बिहेवियर हमारे डीएनए को सिग्नल्स दे रहा है। वाई दिस मैटर फॉर जीरियाट्रिक्स? तो जीरियाट्रिक्स जेनेटिक्स लोड द गन। जेनेटिक्स ऐसा हो गया, फॉर एग्जांपल कोई गन है जेनेटिक्स में कि कोई गन है, गन में हमने कितनी बहुत सारी जो लाइक बहुत सारी हमने उसमें वो डाल दी, बुलेट्स डाल दी हैं। तो लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर, लाइफस्टाइल ट्रिगर को पुल करती है कि कौन सा जो डिजीज है वो एक्सप्रेस होगी, कौन सी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ए पेशेंट माइट हैव जेनेटिक हाई रिस्क स्कोर ऑफ एल्जाइमर। कोई एक पेशेंट है, उसको जेनेटिकली रिस्क है अल्जाइमर डिजीज होने का, यानी कि उसके जेनेटिकली, उसके जेनेटिक्स में उसके लोडेड गन है अल्जाइमर के लिए। और अल्जाइमर के लिए कौन सी डिजीज होती है? एम आई ऑडेबल? किसी का मैसेज है, वॉइस नहीं आ रहा है। आ रहा है मैम वॉइस ओके। क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को जेनेटिक हिस्ट्री है अल्जाइमर डिजीज की, यानी कि उसके जीन्स में लोडेड गन है अल्जाइमर के, और अल्जाइमर के लिए कौन सा जीन रोल प्ले कर रहा है? एक क्या रीजन होता है? क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशन। बहुत टाइम से उसको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, एंड हाई शुगर इनटेक है उसका, बहुत ज्यादा उसका शुगरी इनटेक है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी बहुत कम है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एपिजेनेटिक इन्वायरमेंट एक ऐसा बनेगा जिसकी वजह से टर्न ऑन हो जाएगी एपीओ। एपीओ जो जीन थी, जो कि अल्जाइमर के लिए पॉजिटिव एजेंट है, वो टर्न ऑन हो जाएगी और उसकी वजह से जेनेटिकली वो डिजीज एक्सप्रेस होगी, राइट। अब उसमें आपको सेफ्टी कैच क्या है कि अगर वो ही सेम इंसान अगर प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करता है, तो वो उस जीन को साइलेंस कर सकता है, डिमनिश कर सकता है, या फिर टोटली प्रिवेंट भी कर सकता है अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है। तो यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल अल्जाइमर के केस में क्या है? प्रॉपर उसकी स्लीप साइकिल है, प्रॉपर उसका शुगर इंटेक मिनिमाइज है, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर है। तो उस कंडीशन में जेनेटिक हिस्ट्री अगर है, उसके जीन्स में एपीओ जीन है, तो भी वो जीन एक्सप्रेस नहीं होती, वो साइलेंस कंडीशन में उसकी लाइफ लॉन्ग रह जाएगी, जेनेटिक हिस्ट्री में होने के बावजूद भी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, रिवर्सिबिलिटी। एपिजेनेटिक्स जो है वो रिवर्सिबल होता है, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन है वो परमानेंट एरर होते हैं कोड्स में। जेनेटिक म्यूटेशन अगर किसी में हुआ है तो परमानेंट एरर है, लेकिन एपिजेनेटिक है वो रिवर्सिबल है। यानी कि स्टडीज में शो हुआ है दैट जस्ट 3 मंथ्स और इंटेंसिव लाइफस्टाइल चेंजेस, कि अगर 3 महीने तक कोई इंटेंसिव लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं, यानी कि फूड जो खा रहा है वो प्लांट बेस्ड डाइट खा रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसका जो कैन चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ अवर 500 जीन। तो अगर कंटिन्यू 3 महीने तक भी वो इंटेंसिव लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, तो वो 500 जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकता है, अप रेगुलेटिंग डिजीज प्रिवेंटिंग जीन। डिजीज प्रिवेंटिंग जीन्स को अप रेगुलेट कर सकता है और डाउन रेगुलेट कर सकता है, इवन ऑन्को जीन्स को भी, कैंसर प्रोमोटिंग जीन्स को भी वो डाउन रेगुलेट कर सकता है, सिर्फ 3 मंथ्स की इंटेंसिव लाइफस्टाइल चेंजेस से। ये स्टडीज में शोवन डेटा है।
So we are not victim of our genes, we are the master of our gene expression. Again वो सेम लाइन आ रही है कि every meal, every walk and every hour of sleep is a chemical signal that tell our gene, our DNA how to behave. अब आता है हमें करना क्या। हम स्लाइड चेंज। प्रॉपर लाइफस्टाइल क्या क्या लाइफ स्लीप, अवॉइड रिस्की बिहेवियर लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट पिलर आता है इसका न्यूट्रिशन फॉर लॉन्जिटिविटी, कि प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन इंटेक होना चाहिए। इसमें आता है मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट क्या है? हार्ट हेल्दी ईटिंग पैटर्न है जो कि बेस मेनली मेडिटेरियन सी से आता है। इसमें मेनली आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, लेग्यूम्स, नट, ऑलिव ऑयल, फिश। ये लॉन्जिटिविटी को बढ़ाते हैं और कार्डियोवास्कुलर डिजीज की कंडीशंस जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। तो ये मेडिटेरियन डाइट है कि इसमें जैसे कि क्या क्या हम कितने टाइम ले सकते हैं इसमें, जैसे कि शुगरी डाइट है वो मिनिमाइज करती है कि मंथ में आप मैक्सिमम एक बार ले सकते हैं। फिर आता है माइंड डाइट। माइंड में क्या है? मेडिटेरियन डैश इंटरवेंशन फॉर ब्रेन, जो डिजीज डिमेंशिया को कंट्रोल करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और कॉग्निटिव डिक्लाइन को रोकता है। तो इसमें माइंड डाइट में क्या क्या आता है कि क्या क्या हम खा सकते हैं और किन को हम लिमिट करना है। तो ग्रीन है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वेजीज हैं, बेरीज, नट्स, ऑलिव ऑयल, पोल्ट्री, बीन्स, फिशेस, होल ग्रेन, ये तो हमें खाने हैं। और क्या लिमिट करना? बटर, चीज, रेड मीट, फ्राइड फूड एंड स्वीट्स को लिमिट करना है। मेडिटेरियन वर्सेस स्टैंडर्ड मॉडर्न डाइट। तो मेडिटेरियन में क्या है? ये मैक्सिमम अमाउंट में हमें क्या करना है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सीरियल्स, होल ग्रेन प्रिफरेबली और ऑलिव ऑयल, ये मैक्सिमम हमारा डाइट का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन वेस्टर्न में इसका अपोजिट है। मैक्सिमम पार्ट वेस्टर्न डाइट में हो रहा है डेजर्ट, स्वीट्स का, प्रोसेस फूड, रेड मीट, इन सब का हाईली प्रोसेस फूड मैक्सिमम पार्ट है। और इधर मेडिटेरियन में इसका अपोजिट है। और मेडिटेरियन में स्वीट्स, पोटैटो, ये सब लिमिटेड है। और वेस्टर्न में होल ग्रेन, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, ये मिनिमम है। तो ये मेडिटेरियन डाइट है। डैश डाइट क्या होता है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें हार्ट हेल्दी डाइट दी जाती है जिसमें कि जिसकी वजह से आपका बीपी कंट्रोल रहे और ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ प्रॉपर मेंटेन रहे। इसके साथ में हमें सार्कोपीनिया, सार्कोपीनिया ना हो, मसल लॉस बॉडी में ना हो, इसके लिए पेशेंट को एडवाइस करना है, पर्सन को एडवाइस करना है सीनियर सिटीजन्स में, 60+ एज ग्रुप में, कि आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो 0.8 to 1.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर डे आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए ताकि सार्कोपीनिया नहीं हो। यंगर एडल्ट्स में प्रोटीन का कम अमाउंट चलेगा, लेकिन जैसे जैसे एज एडवांस होती है तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो डेफ हो जाती है प्रोटीन सिग्नल्स को लेके, कि कम क्वांटिटी में प्रोटीन होगा तो वो उसको यूज नहीं कर पाती हैं। इसलिए एडवांस एज के साथ साथ में प्रोटीन का ज्यादा नीडेड होता है। और इसमें इसके लिए हम जैसे लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं कि जैसे राइस है, राइस की जगह मिलेट्स को ज्यादा यूज करें, क्योंकि मिलेट्स जो है वो आपका जो शुगर स्पाइक करते हैं, शुगर रिलीज करते हैं, वो बहुत धीरे धीरे करते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी मिलेट्स का बहुत कम होता है। और इसके साथ में एजिंग प्रोसेस को भी रोकते हैं और एजिंग पेनक्रियास जो है उसको भी वो हेल्दी रखते हैं। सेकंड पिलर आता है फिजिकल एक्टिविटी। तो इसमें एरोबिक है कि मिनिमम आपको 2 to 5 आवर ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉकिंग पर वीक स्टार्ट करनी चाहिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे कि डंबल है, बैंड्स है, मशीन है। और एटलीस्ट 2 days पर वीक वन शुड डू एक्सरसाइजेस 2 or more times पर वीक। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है सिर्फ वॉकिंग सफिशिएंट नहीं है एडल्ट्स में, सीनियर सिटीजन्स में, उसके साथ साथ में उनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बहुत नीडेड है, क्योंकि वो आपको सार्कोपीनिया से बचाती है, आपका मसल लॉस से उससे बचाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्कोपीनिया सीनियर एज के साथ साथ में मसल लॉस बहुत फास्ट होता है। तो मसल लॉस को रोकने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत मस्ट मस्ट है ये वॉकिंग के साथ साथ में। और जीरियाट्रिक एज ग्रुप में एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, इनके साथ साथ में बैलेंस ट्रेनिंग भी बहुत मस्ट है, क्योंकि फॉल्स बहुत कॉमन हो जाते हैं और अगर वो गिर गए हैं तो उनमें वो रिपेयर जो है, वो फ्रैक्चर है, वो हील होने में काफी टाइम लेते हैं। तो बैलेंस ट्रेनिंग भी मस्ट होनी चाहिए साथ में।
थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। इसमें गोल हमारा 7 to 8 आवर्स क्वालिटी स्लीप, रिस्टोरेटिव स्लीप का। मोस्टली लोग खुद भी मान लेते हैं कि एज के साथ साथ में नींद तो कम हो ही जाती है, नींद कम ही आती है, बुढ़ापे में नींद कम ही आती है, ऐसा लोग मान लेते हैं और ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ऐसा नहीं है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इस पे अगर हम वर्क करते हैं तो एज कितनी भी एडवांस हो जाए, आप प्रॉपर स्लीप बहुत मस्ट है। नींद की कमी से क्या होगा, नींद क्या करती है हमारी बॉडी में? तो मैकेनिज्म क्या है? ग्लैम्फेटिक सिस्टम होता है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ये क्या करता है, ब्रेन के वेस्ट ब्रेन में जो भी वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है उसको क्लीन करता है। अब अगर किसी की नींद प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है अमाइलोइड बीटा एंड टाउ प्रोटीन, और ये दोनों क्या है, अल्जाइमर्स के हॉलमार्क हैं। तो अगर प्रॉपर नींद नहीं है तो अल्जाइमर होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। तो जीरियाट्रिक कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो मैनेजिंग सन ड्रोनिंग एंड स्लीप हाइजीन। सन ड्रोनिंग क्या होती है, कुछ लोगों में होता है जैसे सीनियर सिटीजन्स में कि दिन में रात में नींद नहीं आती लेकिन दिन के टाइम में उनको ड्राउजीनेस रहता है, नींद भी नहीं आएगी लेकिन ड्राउजीनेस रहता है। तो उस सन ड्रोनिंग की स्टेट में उनको सोने नहीं देना है, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे सोते हैं तो रात को प्रॉपर नींद नहीं आएगी, ना दिन में प्रॉपर नींद आएगी। तो साउंड स्लीप, 7 to 8 आवर्स साउंड स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम इज द ब्रेन्स वेस्ट क्लियरेंस सिस्टम है। ये क्या करता है, रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिन और एक्सेसिव प्रोटीन को ब्रेन से रिमूव करता है जब हम सो रहे होते हैं तब, राइट। तो क्रॉनिक इंसोम्निया, अगर 60 ईयर के ओल्ड पेशेंट में क्रॉनिक इंसोम्निया है तो वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क है डिमेंशिया के लिए। तो ये है ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है, इसमें अवेकिंग कंडीशन में ये रिड्यूस फ्लो होता है और स्लीप की कंडीशन में ये इंक्रीज फ्लो रहेगा, इंक्रीज फ्लो रहेगा। तो ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, टॉक्सिन्स को क्लियर करता है, जैसे अमाइलोइड बीटा है, मेटाबॉलिक वेस्ट को क्लियर करता है, फ्लूइड बिल्डअप को क्लियर करता है और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू इसको बाहर ड्रेन कर देता है। और प्रॉपर स्लीप होगी तो ब्रेन हेल्दी रहेगा, डिमेंशिया का रिस्क कम होगा और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव रहती है। फोर्थ पिलर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कॉर्टिसोल। स्ट्रेस जो रिस्पॉन्स है वो हमारी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन को हमारे फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार करता है। वो तो नेचुरल बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन वो कभी कभार होता है हमारे स्ट्रेस स्ट्रेस की कंडीशन में फाइट एंड फ्लाइट का जो रिस्पॉन्स आएगा, कॉर्टिसोल का जो वर्क आएगा, वो स्ट्रेस की कंडीशन में होता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में क्या हो रहा है, क्रॉनिक स्ट्रेस एक एपिडेमिक के जैसे है। तो स्पेशली एज एडवांसमेंट के साथ में लोगों को क्रॉनिक स्ट्रेस रहने लग जाता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस स्ट्रेस में क्या होगा, कंटिन्यूअसली आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। कॉर्टिसोल अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ा हुआ है तो कॉन्स्टेंटली बॉडी फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में रहेगी। तो इससे क्या होगा, कुछ भी फाइनेंशियल वरी हुई उसकी वजह से हाइपोथैलेमस के थ्रू कॉर्टिसोल आपका रिलीज होता है। अब कॉर्टिसोल अगर बढ़ा हुआ है, कॉर्टिसोल कॉन्स्टेंटली आपका इंक्रीज रहे तो इंक्रीज हार्ट रेट रहेगी, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज रहेगा और एन नंबर ऑफ मल्टीपल डिजीज की कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। और क्रॉनिक स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए माइंडफुलनेस है, योगा है, डीप ब्रीदिंग है, इन सब के थ्रू हम क्रॉनिक स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है सोशल कनेक्टिविटी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, एजिंग के साथ साथ में लोग धीरे धीरे अपना सर्कल कम करने लग जाते हैं कि एज एडवांस हुई, जॉब से रिटायर हो गए, घर में भी वो बहुत अकेले से रहने लग जाते हैं। तो हम लोगों का रोल क्या आता है, हमें ये पूछना हाउ आर यू फीलिंग की बजाय हु यू आर सीइंग, कि आप किन से मिलते हो, किसी से मिलते हो या नहीं मिलते हो, ये बहुत जरूरी है। द 15 सिगरेट एनालॉजी एक स्टडी हुई है कि अगर कोई पर्सन आइसोलेटेड रहता है, being socially isolated increase the risk of death as much as smoking 15 cigarette per day। अगर कोई 15 सिगरेट पर डे पी रहा है तो उसमें डेथ का रिस्क जितना ज्यादा है उतना ही लेवल का रिस्क है सोशली आइसोलेटेड लोगों में। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, सोशली सोशली कनेक्टेड ना होना। लोनलीनेस इज मोर डेंजरस देन ओबेसिटी एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। सोशल कनेक्शन इज ए फिजिकल नेसेसिटी, नॉट ए लग्जरी। और एक स्टडी हुई है 3 लाख पार्टिसिपेंट्स पे कि जिनके की स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस थे। थ्री लाख पार्टिसिपेंट्स पे एक स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा कि जिन लोगों के स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप्स थे उनमें 50% इंक्रीज लाइवलीहुड ऑफ सर्वाइवल कंपेयर टू दोज विथ वीक टाइज। कि जिनका सोशल कनेक्शन अच्छा था उन लोगों में 50% चांसेस सर्वाइवल के ज्यादा है इन कंपेयर टू जिनके सोशल कनेक्शंस कम है उनके कंपेयर में।
फिर है ये कि लोनलीनेस आपको कैसे किल करती है। तो लोनलीनेस में क्या होता है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, और उसकी वजह से आपका हार्ट रेट जो है वो लो हो जाएगा, और प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जैसे इंटरल्यूकिन 6 और सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज रिलीज होते हैं, और वो सेफ्टी सिग्नल्स देते हैं ब्रेन को, कॉन्स्टेंटली वो सेफ्टी सिग्नल देते हैं। ब्रेन को लगता है कि अगर वो ब्रेन में सिग्नल जाता है कि अकेले हो, दैट मीन्स कुछ डेंजर है, तो वो हमेशा एक अलर्ट मोड में रहता है। अलर्ट मोड में रहेगा तो कॉन्स्टेंटली इंटरल्यूकिन 6 है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, वो रिलीज होते रहते हैं। और क्रॉनिक आइसोलेशन की स्टेट अगर होगी तो उसमें हाई कोर्टिसोल लेवल्स भी रहते हैं। और डिमेंशिया एंड ब्रेन का है कि लेंसेट स्टडी है, उसमें पाया गया है कि सोशल आइसोलेशन इज टॉप मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया। अगर सोशली पेशेंट आइसोलेटेड है तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है डिमेंशिया के लिए। तो ब्रेन वर्कआउट अपन पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि टॉकिंग टू पीपल पीपल इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग ए ब्रेन कैन डू, क्योंकि उसमें उसको मेमोरी की भी नीड होगी, उसको सामने वाले इंसान को सुनेगा, इमोशनली उस चीज को प्रोसेस करेगा, तो ब्रेन पूरा इंगेज होता है। तो इससे डिमेंशिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं सोशली कनेक्शन से। तो सोशल आपका प्रिस्क्रिप्शन सोशली आइसोलेटेड पेशेंट्स के लिए क्या हो सकता है कि उनसे 3 क्वेश्चन पूछिए। डू यू फील लेफ्ट आउट, आपको लेफ्ट आउट फील होता है? डू यू लेक कंपेनियनशिप? डू यू फील आइसोलेटेड? अगर ये तीनों चीजें आ रही हैं तो आपको डोंट जस्ट प्रिस्क्राइब ए पिल, आपको सिर्फ एक टेबलेट प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, प्रिस्क्राइब ए ग्रुप। आप उनको एक ग्रुप प्रिस्क्राइब कीजिए। ग्रुप में क्या, वॉकिंग क्लब प्रिस्क्राइब कर सकते हो, कम्युनिटी गार्डन प्रिस्क्राइब कर सकते हो, या फिर कहीं ऐसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवा सकते हो जहां पे वो वॉलंटियरिंग करें, ताकि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर पाए सोशली। सिक्स एंड लास्ट पिलर आता है अवॉइडिंग रिस्की सब्सटेंस। जैसे कुछ लोगों को होता है कि एक एज के बाद में जो भी एडिक्शन है वो छूटते नहीं है, लेकिन आप जब भी किसी भी एडिक्शन को छोड़ोगे तो उसी पर्टिकुलर मोमेंट से आपके जो भी डिजीज के रिस्क हैं वो बहुत कम होने लग जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज है या फिर कोई ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, उनके रिस्क आपके, जैसे ही आप कोई भी सब्सटेंस अब्यूज को छोड़ते हो तो आपके उस डिजीज के होने के चांसेस कम होने लग जाते हैं। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज को हम नेचुरली प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर मूवमेंट रखते हैं। मूवमेंट एक नेचुरली वेसोडायलेटर का वर्क करता है, जिससे कि आपकी बॉडी का एलडीएल जो है वो आपका कम होता है और एचडीएल बढ़ता है। तो डेली का 150 मिनट्स का मॉडरेट इंटेंस एक्टिविटी है, जैसे कि लो ब्रिस्क वॉकिंग है, स्विमिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इसके साथ में मस्ट है, ताकि सार्कोपीनिया को प्रिवेंट कर पाए। और फाइबर्स जो हैं, डाइटरी फाइबर जो है वो इंटरनल स्क्रब के जैसे काम करते हैं, और इंटरनली बॉडी को क्लीन करते हैं। इसके साथ में डैश डाइट भी हाइपरटेंशन को काफी हद तक प्रिवेंट करता है। डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को हमें सजेस्ट करना है कि एटलीस्ट 15 मिनट वॉक इमिडिएटली आफ्टर एवरी मील। हर मील के बाद में अगर पेशेंट 15 मिनट की भी वॉक करता है तो उससे पोस्ट मील ग्लूकोज स्पाइक जो है वो 20 to 30% तक कम हो जाता है। और उसके साथ में जो पेशेंट खा रहा है उसे आप उस वो ही खाना खाने दीजिए, बट उसका ऑर्डर चेंज कराना है। ऑर्डर में क्या, फर्स्ट फाइबर, फर्स्ट थिंग जो खानी है वो फाइबर है, फाइबर में सैलेड ब्रोकली ये सब है। देन सेकंड उसको खाना है प्रोटीन, और देन फिर कार्ब्स। ऐसा सीक्वेंस चेंज करने से क्या होगा, शुगर जो स्पाइक होता है उस एकदम इमीडिएट स्पाइक नहीं करेगा, उसको थोड़ा बफर टाइम मिल जाएगा। तो इससे भी डायबिटीज और इंसुलिन का जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, उसमें भी रिलीफ आता है। थर्ड है ओस्टियोपोरोसिस एंड सार्कोपीनिया को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन आपको डेली 1 to 1.2 to 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट डेली इंटेक करना है। हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करना है, जैसे कि ब्रेकफास्ट में भी, इवन स्नैक्स में, डिनर में, हर मील में प्रोटीन इंटेक करना है। विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो भी आपको डेली डाइट में लेने हैं। वेट बियरिंग एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बोन्स और मसल्स जो है वो तभी वर्क करती हैं, तभी स्ट्रांग रहती हैं जब उनको लगता है कि उनकी नीड है। अब अगर आप उनको यूज ही नहीं करेंगे तो उनको लगेगा वो नीडेड नहीं है, उनकी कोई नीड नहीं है, तो वो उनकी फंक्शनिंग धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इसके लिए वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, यूजिंग रेजिस्टेंस बैंड, इन सब को यूज करते हैं तो आपके बॉडी में कैल्शियम डिपोजिशन फास्ट होता है और वो ज्यादा फास्ट ग्रो करती है। सार्कोपीनिया और ओस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा है, सार्कोपीनिया में मसल मास और स्ट्रेंथ दोनों कम हो रहे हैं, और उसके लिए आप प्रोटीन और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाएं।
ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डेंसिटी कम हो रहा है तो उसके लिए विटामिन डी, कैल्शियम रिच डाइट दी जाए। डिमेंशिया एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। डिमेंशिया क्या है? ब्रेन को हम एक मसल की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि मसल को अगर हम यूज नहीं करें तो मसल धीरे धीरे वीक पड़ जाती है। सेम वैसे अगर हम ब्रेन को यूज नहीं करते हैं तो ब्रेन भी धीरे धीरे हमारा वीक पड़ जाता है। तो जैसे कि एक होता है एज के साथ साथ में हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती, कम सुनने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में हियरिंग कैपेसिटी कम हो गई तो आपका जहाँ पे ब्रेन में साउंड का जो था सेंसेशन की, कहाँ पे हमें सुनने का था, उस जगह पे वो सेंसेशंस नहीं जा रहे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आप हियरिंग एड यूज करेंगे तो उस चीज को डिक्लाइन होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ में टॉकिंग मस्ट मस्ट है कि फुल बॉडी वर्कआउट के साथ साथ में ब्रेन के वर्कआउट के लिए है कि आप दूसरों से बात करें। इवन 10 मिनट का जो एक चैट है वो भी बहुत हेल्प करता है। डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो है वो उसको उससे लाइक निजात पाने के लिए हम लोग एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन से उसके साथ साथ में माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज जो है वो भी करें तो डिप्रेशन से काफी हद तक रिलीफ पा सकते हैं। और ब्रेन फार्मेसी में क्या है कि अगर पर्सन अपनी मूवमेंट प्रॉपर रखता है तो नेचुरल जो मूवमेंट जो होती है बॉडी की उससे क्या क्या रिलीज होता है। एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन क्या होते हैं? बॉडी के नेचुरल पेन किलर हैं और फील गुड केमिकल्स होते हैं। तो हर एक मूवमेंट के साथ में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है। और इसके साथ में बीडीएनएफ है। बीडीएनएफ क्या है? एक प्रोटीन है जो कि एक्ट लाइक ए मिराकल ग्रो फॉर ब्रेन सेल्स। ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा एक बीडीएनएफ ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होता है, ये भी वर्क करता है। अभी हमारे पास एंड 2 मिनट है मैम। ओके ओके, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि हमें सोशली कनेक्टेड रहना है और 20 to 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है और कंसिस्टेंटली करनी है। जरूरी नहीं कि आज एक ही दिन में मैराथन आप भाग लेंगे। कॉन्स्टेंटली अगर 20 से 30 मिनट की आप एक्सरसाइज करते हैं, सोशली कनेक्टेड रहते हैं, बाहर आउटडोर्स में वॉक करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक करते हैं तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा, साथ साथ में एक्सरसाइज भी हो जाती है। और 5 मिनट रूल बहुत मस्ट है कि अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो आप उसको ये इंसिस्ट कीजिए कि आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। अगर कोई 5 मिनट से स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे उसका ब्रेन फॉग क्लियर होता है और एनर्जी मिलती है और धीरे धीरे वो सेल्फ मोटिवेशन आता है कि हमें मूवमेंट करना है। तो क्लिनिकल आपका लाइफस्टाइल आरएक्स जो है, हम पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो ऐसे ही लाइफस्टाइल मेडिसिन का लाइफस्टाइल आरएक्स क्या है? FITT प्रिंसिपल। F फॉर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। तो फिजिकल एक्टिविटी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ब्रिस्क वॉकिंग। फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 मिनट और 5 डे पर वीक। न्यूट्रिशन 2 कप ऑफ सीजनल ग्रीन सैलड, साग, पालक, ये सब लेना है। डेली खाना है लंच और डिनर में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैम करनी नेक्स्ट है। सेशन स्टार्ट होने वाला अभी। ओके टाइम ओके, होने वाला है 1 मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है। और आपने आज का जो टॉपिक लिया ना, बहुत अच्छा टच किया था। और बेसिक लेवल से आपने जेनेटिक लेवल तक जो न्यूट्रिशन का तो बताया है। और आपने एक वीडियो में इतना सारा बताया कि इसके लिए कितनी किताबें आपने पढ़ी होगी, इसके लिए न्यूट्रिशन की। बहुत ही शानदार था और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। और आप आते रहिए और IUPH के लिए अगले नेक्स्ट सेशन के लिए कोई नया और टॉपिक लाते रहिए। थैंक यू थैंक सो यू मच सर। मैम। और हैंड ओवर थैंक यू करना सर। चाहूंगा मैं डॉक्टर अंजनी मैम को नेक्स्ट सेशन के लिए।